हेलो स्टूडेंट। तो टीपीटी 6 मैं स्टार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक डिस्कस कर चुका हूँ और वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक डिस्कस करूँगा और इसे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस टीपीटी का पेपर, इस टीपीटी का सोल्यूशन आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा इन फिजिक्स स्टंट टू बॉल ऑफ इक्वल डेंसिटी एंड रेडियस r and 2r are placed with the center of larger one at a middle of the cart of the mass 6 kg, length 2 meters. The mass of the smaller ball is 1 kg. The ball are made to roll without slipping in such a way that the larger ball rests on the cart and straight line connecting their center remain at constant angle phi 60 degree to the horizontal. The cart is pulled by a horizontal force in direction as shown. देखिए ये लार्जर बॉल है, ये वाला, और ये स्मॉलर बॉल है। इसका मास स्मॉल है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस r। कह रहा आप इसको फोर्स F से पुल कर रहे हैं इस तरीके से ताकि ये जो लाइन है इसके इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन वो एंगल 60 डिग्री पे है और हमेशा कांस्टेंट एंगल पे है। मतलब वो ऐसे ही है, मतलब ये जो स्फीयर है वो वहीं पे रहना चाहिए। अगर ये स्फीयर नीचे को आ जाएगा तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा ना। इसका मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन ये हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसके और इसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है और इसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। अब कह रहा है तो बताइए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इस फोर्स एफ की वैल्यू कितनी होगी। एंड थर्ड क्वेश्चन, कितने टाइम में ये जो बॉल है वो इस प्लेटफॉर्म से गिर जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10 है ना। हाँ, वीडियो बना दिया। अब देखिए ये कंडीशंस हैं। सिर्फ फोर्स एफ लगा हुआ है और इसका जो मास है, बड़े वाले प्लेट का मास कैपिटल एम इस देखिए 6 kg है, 6 kg। इसका मास 6 kg है। अच्छा, इसका मास अगर 1 kg है और दोनों की डेंसिटी सेम है तो इसका मास कितना होगा। तो इसका मास अगर m1 है तो m1 क्या लिखोगे तुम, डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। और इसका जो रेडियस है दिस इज 2 स्मॉल आर और इसका रेडियस इज स्मॉल आर। ये तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई 2r का होल क्यू। और इस ब्लॉक का मास 1 kg है तो 1 kg बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। डिवाइड कर दीजिए तो इससे m1 की वैल्यू आ जाएगी 8 kg। मतलब इस बॉल का मास है 8 kg और ये इस प्लेट के एकदम सेंटर पे है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा दिस वन इज 1 मीटर, 1 मीटर। ओके, मैंने क्या किया, सपोज करो
अच्छा एक बात बताओ, इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया, ये मान लिया, और अगर ये स्फीयर इस पे स्लिपिंग नहीं कर रहा, स्लिपिंग नहीं कर रहा, इसका जब इसको ऐसे खींचोगे ना तो देखो ये ऐसे घूमता नजर आएगा इस तरीके से। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 मान लो, वैसे आपकी मर्जी है, आप ऐसे मार रहे हो कैसे मार रहे हो, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगा। अल्फा 2 है, और इसका एक्सेलरेशन मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 ऐसे मान लिया कि छोटा वाला स्फीयर ऐसे घूम रहा है, बड़ा वाला स्फीयर ऐसे घूम रहा है। अब प्लेटफॉर्म को आगे को खींच रहा हूँ, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा 1 है। अच्छा डायरेक्शन में मत जाना, मैथमेटिक्स के काम में एडजस्ट करना, एडजस्ट कर लेगा कैसे मानोगे। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है और ये स्फीयर अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, दैट इज 2r अल्फा 2 होगा इधर। अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है और बॉटम पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो पूछे सेंटर का एक्सेलरेशन, तो आर अल्फा, आर अल्फा, तो सेंटर का एक्सेलरेशन आर अल्फा इधर होगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसके फ्रेम में होगा, इस प्लेटफॉर्म के फ्रेम में होगा। अब प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ए है, इसका मतलब इसके सेंटर का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, दैट इज ए माइनस 2r अल्फा 2। समझ रहे हो, इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ तो इसका एक्सेलरेशन इधर आया, दैट इज 2r अल्फा 2, और ये वाला एक्सेलरेशन इसमें ऐड कर दिया, आ गया इसके सेंटर का एक्सेलरेशन आगे की ओर ए माइनस 2r अल्फा 2। ओके, सिमिलरली अच्छा मुझे एक चीज और बताओ तो, कि अगर इसका सेंटर और इसका सेंटर में ये जो एंगल फाई आ रहा है ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब पता है क्या हो गया, कि इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए और इसके सेंटर का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए एग्जैक्टली सेम होना चाहिए डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी भी ऐसे है ना। मतलब ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है और ये छोटे वाले स्फीयर का सेंटर है, ये बड़े वाले स्फीयर का सेंटर है। अगर ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा 60 डिग्री, तो मोशन ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ये अगर ऐसे मोशन हो तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया ना, क्योंकि ये लाइन बेंड नहीं हो रही है, तो ट्रांसलेटरी मोशन है, और ट्रांसलेटरी मोशन है तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। इसका मतलब कि इसके सेंटर का भी एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इसके सेंटर बराबर होना चाहिए, एंड दैट इज ए माइनस 2r अल्फा 2, यही होना चाहिए, तभी जाके ये जो लाइन है वो बेंड नहीं करेगी। ओके अच्छा, यहाँ पे हमने नो स्लिपिंग कंडीशन से ये रिलेशन पता कर ली। अब यहाँ पे नो स्लिपिंग है, क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो अगर यहाँ नहीं हो रही है इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जितना इस छोटे वाले स्फीयर से आएगा उतना ही इस बड़े वाले स्फीयर से आएगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। तो चलो ये जो पॉइंट है, अगर मैं एक लाइन ऐसे दिखा दूं, ये जो पॉइंट ये है, तो अगर ये स्फीयर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके सेंटर के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो दिस वन इज आर अल्फा 1 बनेगा, ये आर अल्फा 1 है ना इसका, और इसका एक्सेलरेशन इतना है, इसमें जोड़ दो, दैट इज ए माइनस 2r अल्फा 2, 2r अल्फा 2। ये बन गया किस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस स्फीयर से, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर इस स्फीयर से लोगे, क्योंकि दोनों पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है ना, तो ऊपर वाले स्फीयर का नीचे वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन ये वाला वेक्टर है, और नीचे वाले स्फीयर का टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेंटर के फ्रेम में लिखेंगे तो ऐसे घूम रहा है ऐसे ना, तो ये इधर जाएगा, दैट इज 2r अल्फा 2, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बनना चाहिए, दैट इज 2r अल्फा 2, ये बनेगा इसके फ्रेम में, और फिर ये वाला एक्सेलरेशन जोड़ दो, जोड़ दो, दिस इज ए माइनस 2r अल्फा 2। तो ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट ये है, इस स्फीयर वाला पॉइंट ये है, उसका एक्सेलरेशन ये है, और ये जो पॉइंट है वो इस स्फीयर का ये वाला पॉइंट है, तो उसका एक्सेलरेशन ये है। अच्छा अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल होना चाहिए, जितना इस पॉइंट का होना चाहिए एक्सेलरेशन उतना इस पॉइंट का होना चाहिए। अच्छा ये और ये इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल तभी होगा जब ये और ये आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब मैं एक कंडीशन लिख सकता हूँ, आर अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू 2r अल्फा 2। इस इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा 1 बराबर 2 अल्फा 2,
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो उन्होंने कहा ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर टू लार्जर ब्लॉक। ओके ओके, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर बॉल टू लार्जर बॉल, इसका और इसका, तो आंसर इज 2। ठीक है, पूछ रहा फाइंड द फोर्स एफ और कितने टाइम में ये बॉल इससे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ओके, तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर ली, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। ठीक है, अब देखिए, ठीक है ओके, अच्छा इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स की इक्वेशन लिखिए, F बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3। किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वेशन होता है, नेट फोर्स। अच्छा इस पूरे को सिस्टम मान लोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, सिर्फ F होगा, क्योंकि इसके बीच का इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा, इसके बीच का इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पे सिर्फ एक फोर्स होगा F। F बराबर क्या लिखेंगे, मास 6 kg इंटू इसका एक्सेलरेशन है 6 इंटू ए, प्लस इसका मास क्या है 8 kg इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो 8 kg इंटू ए माइनस 2r अल्फा 2, प्लस इसका मास कितना है 1 kg, तो 1 kg इंटू इसका सेंटर का एक्सेलरेशन ए माइनस 2r अल्फा 2। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो ओके अब चलो स्मॉलर ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं। जो सिंपल सी बात है, जो ट्रांसलेट कर रहा है उस पर ए बराबर एम लिखना है, जो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है उस पर ए बराबर एम भी लिखना है, एमएसीएम, और टॉर्क की क्वेश्चन लिखनी है। तो पूरे सिस्टम पे बना दिया। अब चलो ऊपर वाले ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं, इस ब्लॉक की। तो इस ब्लॉक की वीडियो बनाया, तो एन तुम ऐसे दिखाओगे, N1 यहाँ से N1 ऊपर, इसका mg नीचे दिखाएंगे 1g के बराबर है, और अगर ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर को दिखेगा ऐसे, एंड दिस वन इज F1 और सेंटर का एक्सेलरेशन कितना है, सिर्फ इतना है, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे ना अल्फा 1। ठीक है, और सेंटर का एक्सेलरेशन है ए माइनस 2r अल्फा 2। ओके चलिए, अच्छा अब हमें थोड़ा सा एंगल निकालना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये फाई एंगल है तो ये भी फाई बनेगी, तो ये क्या बनेगी 90 माइनस फाई बनेगा, 90 माइनस फाई। तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो लाइन है इसका एंगल है 90 माइनस फाइव, तो ये जो एंगल है दिस वन इज 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव। अच्छा अगर ये 90 माइनस फाइव है, ठीक है, अब चलो सबसे पहले इसके बाद टॉर्क से लिखते हैं, इसके बाद टॉर्क। अच्छा सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क N1 का आएगा नहीं, N1g का आएगा नहीं, सिर्फ F1 का आएगा, ऐसे घुमा रहा है, क्या लिखेंगे आप F1 इंटू ये डिस्टेंस स्मॉल आर है इज इक्वल टू आई अल्फा, स्फीयर है तो 2/5 m1 है 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा 1 इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे, इस पर ट्रांसलेटरी इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, इतना ऐसे है। अच्छा मैं N1 से बचना चाहता हूँ पता है, तो N1 के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखो, N1 इक्वेशन में नहीं चाहिए तो N1 के परपेंडिकुलर ऐसी इक्वेशन इस तरीके से। तो ये F1 है और इसका हमें एंगल निकालना पड़ेगा, कितना आएगा ये वाला एंगल इस लाइन के पैरेलल, ड्रॉ करो। अच्छा ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल, तो मुझे बताओ अगर ये वर्टिकल है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये है 90 माइनस 5, ये 90, एंगल क्या आएगा 5, तो दिस एंगल इज 5, दिस एंगल इज 5। अच्छा ये 5 तो ये क्या बनेगा 90 माइनस 5 बनेगा, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है उसका ये एंगल बनेगा 90 माइनस 5, समझ रहे हो, ये एक्सेलरेशन है और ये लाइन है, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस 5। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, इस डायरेक्शन में, तो ये 1 का एक कंपोनेंट क्या बनेगा 1g cos 5 माइनस F1
एन इसमें आएगा नहीं, तो 1g cos phi माइनस F1 बराबर मास क्या है 1 kg और एक्सेलरेशन इसका इधर कंपोनेंट दैट इज a माइनस 2r अल्फा 2 cos 90 minus phi and this is sin phi. इक्वेशन नंबर, अच्छा ये थर्ड था, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा इस पे मैंने टॉर्क की क्वेश्चन लिख दी और इस पे मैंने ट्रांसलेटरी क्वेश्चन लिख दिया और ये सिस्टम पे है। ओके अब क्या करेंगे, चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। अच्छा इस वाले ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं, इस ब्लॉक की वीडियो, इस ब्लॉक की। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको हटाते हैं। ओके ये जो ब्लॉक है, अगर इस पे फोर्स F आगे लगा रहे हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे को रहेगा दैट इज F2। इक्वेशन क्या लिखोगे इस पे, कैपिटल F माइनस F2 बराबर इसका मास क्या है 6 kg, तो 6 kg इंटू एक्सेलरेशन A है। इक्वेशन नंबर 5। अच्छा ये कोई इक्वेशन नहीं है, समझ रहे हो। अब इसे हटाता हूँ। अब मुझे इसकी एफईडी बनानी पड़ेगी, बीच वाले स्फीयर की। जो बीच वाला स्फीयर है ना, इसकी एफईडी बनाते हैं। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे F1 ऊपर दिखाए हो, इस बड़े वाली स्फीयर पे यहाँ पे F1 नीचे दिखाएंगे ऐसे, और यहाँ पे फ्रिक्शन तुम इधर दिखाए हो, तो इस वाली स्फीयर फ्रिक्शन तुम ऐसे दिखाओगे, ऐसे ऐसे दिखाएंगे, दिस इज F2। ठीक है, और एक और बात, नॉर्मल रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, टॉर्क क्वेश्चन लिखते हैं सिर्फ इस पे। तो F2 का टॉर्क अल्फा 2 ऐसे माने ना, तो टॉर्क क्वेश्चन क्या बनेगा R इंटू F2, और ये वाला फ्रिक्शन उल्टा घुमा रहा है तो माइनस कर देंगे, तो बनेगा R की जगह पे 2R लिखेंगे ना, स्मॉल 2R, तो ये टॉर्क बनेगा 2R ब्रैकेट में F2 माइनस F1, ये टॉर्क बनेगा बराबर I अल्फा, बराबर I अल्फा, और I सेंटर ऑफ मास के बाद 2/5 और मास 8 kg, 2/5 m इंटू R की जगह पे 2R का स्क्वायर इंटू अल्फा 2। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो 6 इक्वेशंस हैं, अच्छे अननोन है, ये कोई डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। चेक करें, एक अल्फा 1 अननोन है, एक अल्फा 2 अननोन है, एक F अननोन है, एक A अननोन है, एक E अननोन है, एक F1 अननोन है और एक F2 अननोन है। हो गया 6। तो 6 इक्वेशन 6 अननोन सॉल्व करोगे तो आपको इस F की वैल्यू आ जाए। इसके बाद पूछा है आपसे कि बताइए कितने समय में ये सेंटर इस प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाएगा, से आगे गिर जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर लगाना है, S बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो S की जगह पे 1 लिखेंगे, U 0 एंड हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखेंगे, मतलब इसके सेंटर में से इस वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन घटा दोगे तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके फ्रेम में। ठीक है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ही 1 मीटर की दूरी तय करने में काम आएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बनेगा, इसमें से ये घटा दो, तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये से कट गया, तो क्या बन गया -2R अल्फा 2, तो हाफ A इंटू टी स्क्वायर। अच्छा इसको हम प्लस कर दे रहा है बिकॉज ये स्फीयर इधर नहीं गिरेगा, ये स्फीयर पीछे गिरेगा। जब ऐसे तुम खींच रहे हो ना, तो ये स्फीयर ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे ना, सुनना, और ये हमेशा इसी ऐसे ही है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल, ये वाला लाइन हमेशा ऐसे रहेगी और इस एंड पे जाके निकल जाएगा, और ये भी दूरी क्या होगी 1 मीटर, क्यों टोटल 2 मीटर। ओके क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमने बता दिया 10, 11 और 12 हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन है। देखिए a string fixed at both ends of length 2 meters vibrating in 7th of a tone. Equation of standing wave is given by this. All the symbol have the usual meaning. Mass per unit length of the string is इतना, given that इतना इतना
आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन इज, तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन और स्टार्टिंग, कंप्लीटली पोटेंशियल, ये सब चीज़ें कंप्लीटली इलास्टिक। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपलोड कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग 7th ओवरटोन में ना, 7th ओवरटोन में। तो चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। स्ट्रिंग फिक्स एंड दोनों साइड पे 7th ओवरटोन है, मतलब 8 लूप होगा। तो 1 लूप, 2 लूप, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लूप में है और रस्सी का लेंथ कितना है? 2 मीटर। नंबर ऑफ लूप कितने हैं? 8 है। इक्वेशन क्या है? ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। इक्वेशन है ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, और इसमें मास पर लेंथ कितना है? 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो केजी पर मीटर में चेंज कर दिया, ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0.5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.05, नहीं 0.05। और एम्पलीट्यूड कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, तो -2 कर दो। ओमेगा कितना है? 100 रेडियन, 100 पाई रेडियन पर। ओके, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन चाहिए, बताता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में 13 में कह रहा है कि पूरे स्ट्रिंग की एनर्जी बताइए। ठीक है, तो पूरे स्ट्रिंग की जो एनर्जी होती है वो गवर्न करता है इस फॉर्मूले को, 1/4 m इंटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर। यह है स्टैंडिंग वेव की एनर्जी, 1/4 m ए ओमेगा का स्क्वायर। याद करना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 1/4 m ए ओमेगा का होल स्क्वायर। एसएचएम होता है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे हाफ एम भी ए ओमेगा का स्क्वायर, और एवरी एनर्जी होगी तो 1/4 आ जाता है। तो इसको ध्यान रखना, स्टैंडिंग वेव में हमेशा होल्ड करता है, वेयर m इज द मास ऑफ दैट सेगमेंट इन विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी। तो 1/4 मास कितना होगा? मास टोटल लेंथ कितना है? 2 मीटर है, और मास पर लेंथ क्या है? 0.05। हाफ एम, एम्पलीट्यूड कितना है? 10⁻²। ओमेगा कितना है? 100 पाई का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, दिस वन इज, ये आपका 0.25 आ रहा है, तो 0.25 द आंसर। तो आपका ये पार्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, starting at t बराबर 0, which of following time instant the energy of vibration is not completely potential। तो completely potential किस टाइम पे होगा? पहले ही निकाल लिया जाए, वो टाइम के अलावा बाकी सब टाइम पे, सब टाइम आंसर हो जाएगा। नॉट कंप्लीटली पोटेंशियल, निकाल लो किस टाइम पे कंप्लीट पोटेंशियल हो। अच्छा, कंप्लीट पोटेंशियल होने के लिए, कंप्लीट पोटेंशियल होने के लिए स्ट्रिंग कहाँ होना चाहिए? अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे कब होगा? जब y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अच्छा, y की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब ये वैल्यू +-1 के बराबर होगा। जब ये +-1 हो जाएगा तो रस्सी या तो ऊपर एक्सट्रीम पे होगी या तो नीचे एक्सट्रीम पे होगी। अगर एक्सट्रीम पे होगी तो कंप्लीट पोटेंशियल होगा। तो 13 के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल के लिए cos ओमेगा टी प्लस π/3 मस्ट बी इक्वल टू +-1। और ओमेगा किसके बराबर? 100 पाई। यहाँ पर 100 पाई रख दो, 100 पाई रख दो, वैल्यू प्लेस करके चेक कर लो टाइम की वैल्यू, और देखो कब +-1 आएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे आंसर हो, जैसे ये पार्ट 1/50 है, ये पार्ट 1/50 है, तो इसमें 1/50 रखो, यहाँ पे 1/50 रखेंगे टी के जगह पे, तो कितना आएगा? 1/50 का मतलब हो गया
100 पाई 1/50, 150 प्लस पाई बाई 3। ये 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 ये 3 पाई बाई 3, इट इज पाई। तो पूरी वैल्यू पाई हो जाएगी इस टाइम पे। तो पाई पे तो कॉस पाई -1 होता है, ठीक है। मतलब 150 पे भी हो जाएगा। वैसे ही सारे ऑप्शन चेक कर लो कि किस ऑप्शन पे वो +-1 नहीं आ रहा। सी पार्ट चेक करते हैं। 3/100 रखते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे 3/100 रखेंगे, 3/100, 100 से 100, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 3 ना, ये प्लस ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पाई पे तो कॉस कॉस में ही रहेगा, पाई बाई 3 का टर्म आएगा। तो पाई बाई 3 से 60 डिग्री 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। श्योर 100% आंसर है सी पार्ट। 15 एट t=0 विच ऑफ फॉलोइंग and starting from t=0 which of following energy vibration is not completely kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी के लिए नॉट कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी। तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी चेक कर लो, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब सारे पार्टिकल कहाँ पे होंगे? मीन पे। मीन पे कब होंगे? जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? 0। तो देख लो, इन चारों ऑप्शन में से जो टाइम इसको सेटिस्फाई होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो 15 कर लिया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 18, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए रीड करते हैं इसको। कह रहा है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है। A lens of focal length 23 centimeter mounted on the movable frictionless stand kept between the object and screen. The stand is attached to the massless spring of natural length 50 centimeter, spring constant 800, mass of stands with the lens is 2 kg, पूरा mass 2 kg है। Initially spring is in natural length, now sharp impulse J is given to the stand, sharp impulse J दिया गया। पूछ रहा है it is observed that a real image of object S is formed on the screen after a fixed time gap or time in oscillation. The time gap is, चलो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाते हैं। अच्छा, जब तुम इसको इंपल्स होगा ना तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। और कह रहा है स्क्रीन पे 4 बार इमेज बन रहा है और इक्वल इंटरवल के बाद बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, एसएचएम कर रहा तो ये एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये है, ये पोजीशन मीन है जहां इनिशियली वो पड़ा हुआ था, और यहाँ पे आपका स्क्रीन है। इक्वल टाइम गैप है। इक्वल टाइम गैप का मतलब कि सपोज करो जब आपने उसको इंपल्स दिया तो ऐसे भागते हुए ये यहाँ पाया, ये वो पोजीशन है जहां पे आने के बाद इमेज बन रहा है ब्लैक कलर से। तो जितना इधर होगा उतना ही इधर पोजीशन पे भी बनना चाहिए, सिमेट्री से। और ये आपका क्या है? सोर्स है, लाइट सोर्स, और ये स्क्रीन है। और यहां से दूरी सपोज करो ये दूरी x है, लेट्स दिस इज x। ये दूरी कितनी होगी? दिस इज 100 माइनस x। तब ये इमेज बनाएगा क्योंकि पूरा दूरी 100 है। तो जब ये लेंस यहां पे है, मैं मान रहा हूं कि इसका इमेज इस स्क्रीन पे बन रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बार इमेज कब बनेगा? जब इस लेंस का डिस्टेंस यहां से ये वाली इस दूरी है ना, अब ये दूरी बन जाएगी। पहले ये दूरी है इतना, तो यही लॉग रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब यही दूरी इधर से आएगी तो फिर अपने आप x बन जाएगा। ये 100 माइनस एक्स है, ठीक है। जब ये दूरी 100 माइनस एक्स होगी तो ये दूरी अपने आप x हो जाएगी, क्योंकि इसके और इसकी बीच दूरी फिक्स है। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज बन रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे इमेज बनेगा। यही तो डिस्टेंस उल्टा हो गया। ओके, तो चलो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है।
तो इस लेंस की इस दो पोजीशन के लिए यहाँ पे इमेज बना। अब टाइम निकालना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मान लो टी है, लेंस का ऑसिलेशन का टाइम टी है। तो वापिस यहाँ से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से वापिस यहाँ पे आने का टाइम भी टी होना चाहिए, इक्वल टाइम गैप होना चाहिए ना। फिर यहाँ से यहाँ तक टी, फिर वापिस यहाँ से इस एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से यहाँ पे आने का टाइम ये भी टी होना चाहिए। तब तो आप कहोगे ना कि कितने बार देखो इमेज दिखा स्क्रीन पे, बता रहा हूँ इसी पोजीशन पे आएगा। तो चलो मीन से शुरू होते हैं। पहला इमेज बना, दूसरा इमेज बना, तीसरा इमेज बना, चौथा इमेज बना, फिर आ गया यहाँ पे एक ऑसिलेशन में 4 इमेज। ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम पीरियड इस टी के टर्म में क्या होगा? देखो ये टाइम टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, तो टोटल 40 हो गया ना। ये टी, फिर ये टी, फिर ये टी, फिर यहाँ तक टी, एक ऑसिलेशन में टोटल टाइम इज 40। तो ये जब 40 होना चाहिए, दिस इज 2 पाई रूट एम अपान के। और इस लेंस का स्टैंड के साथ मास उन्होंने दिया है 2 kg। देखो 2 kg उन्होंने यहाँ पे दे रखा, दैट इज 2 kg। तो स्टैंड के साथ मास है 2 kg, तो लिख लीजिए 2 kg। तो एम अपान के, और के की वैल्यू कितनी है? के उन्होंने 800 दिया रखा है। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? टी इक्वल टू 2 पाई बाई 4 इंटू ये 1 अपान 400, तो 4 रूट 20 बनेगा, इट इज पाई अपान 40 सेकेंड्स। दिस इक्वल टाइम गैप इज पाई अपान 40 सेकेंड्स। ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है डी पार्ट में कह रहा इम्पल्स जे इंपोर्टेड टू द स्टैंड। इम्पल्स कितना दिया गया? अच्छा, जो भी इम्पल्स दियो उस समय स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ में है। इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा, इम्पल्स लिखेंगे मास, मास से 2 kg इंटू वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो अब वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी ए ओमेगा होता है, ए इंटू ओमेगा। ओमेगा होता है रूट के अपान एम, और के कितना? 800 अपान एम इज 2। ओके ओके। तो इम्पल्स आ गया मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम चेंज, इससे 400 आएगा, और ये मिलके इससे कितना हो जाएगा? 40a। अब एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड निकालना जरूरी है। तो मुझे ये बताओ, ये दूरी कितनी है? ये दूरी x है, ये दूरी 100 माइनस एक्स है। तो आप इस पे लगा दो लेंस फार्मूला, तो 1 अपान भी, तो भी के जगह पे 100 माइनस एक्स रखेंगे ना, तो 100 माइनस एक्स माइनस 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू, यू ये दूरी क्या लाएगी? चूंकि इधर है इसलिए माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपान एफ। इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है? फोकल लेंथ इज 23 सेंटीमीटर। तो 23 सेंटीमीटर यहाँ प्लेस कर दिए, दिस इज 23 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर है ना? हाँ ओके, ये 100 सेंटीमीटर है। 50-50 सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आती है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है 50 प्लस माइनस 10√2, ये वैल्यू आएगी। अच्छा, इनिशियली वो मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन की दूरी इससे कितना दिया गया? दिस वन इज, वो 50 दिया गया, ये 50 है मीन पोजीशन से। तो इस पोजीशन पे इमेज बन रहा है और इस पोजीशन पे इमेज बन रहा है। तो यहां से दूरी जो x है, x ये 50 माइनस 10√2 इस पोजीशन के लिए होगी, और ये जो पोजीशन है इसके लिए दूरी होगी 50 प्लस 10√2, अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स याद आ रहा तो ये दूरी अगर 50 माइनस 10√2 है, और ये दूरी क्या है? 50 प्लस 10√2 है। तो कोई पूछे, और ये दूरी 50 है, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? तो दिस डिस्टेंस इज 10√2, दिस डिस्टेंस इज 10√2। ओके, 10√2। तो मैं ये कह सकता हूं कि
ओके, तो ये जो डिस्टेंस आपका बना ये कितना बन गया, दिस वन इज 10√2, यानी जब ये पार्टिकल मीन से 10√2 की दूरी पर होगा तब जाके यहाँ पे इमेज बनना शुरू होगा। अच्छा, मीन से इस 10√2 तक जाने का टाइम कितना है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम t है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा, t/2, t/2। तब क्या लिखेंगे, ये टाइम t/2। अच्छा, पार्टिकल अगर मीन से शुरू हो रहा है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, x बराबर a sin ωt लिख सकते हैं। अच्छा, x जगह पे अगर 10√2 प्लेस करेंगे, ये दूरी 10√2 है ना, 10√2, तो अगर x की जगह पे 10√2 प्लेस करेंगे इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है, अंडर रूट के अपान एम, अंडर रूट के, और के कितना है 800 अपान एम, ओमेगा इंटू टी, और यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या है t/2, और टी कितना आया है π/40, तो ये टाइम क्या आएगा π/80। अब यहां से देखो 10√2 बन गया, दैट इज a, ये है साइन, और ये कितना बनेगा आपको √400, 400 का मतलब 20, 20 का मतलब π/4, π/4 मतलब 1/√2, ये √2 बनेगा। इससे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 620। अब यहाँ पे 20 प्लेस कर दीजिए, अच्छा 20 सेंटीमीटर, तो जब यहाँ पे ए प्लेस करेंगे दैट इज 0.2 मीटर में, तो वैल्यू हो जाएगी 8, तो इम्पल्स इज 8, इम्पल्स जो आएगा 8 यूनिट का आएगा, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ लेंस, अरे 2a होगा एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ लेंस, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के बीच 2a होगा ना, एम्पलीट्यूड का ट्वाइस, और एम्पलीट्यूड कितना आया था, एम्पलीट्यूड आया है 20, तो हो जाएगा 80। ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओके, 19 कह रहा है कि एन हेलीकॉप्टर कैन हॉवर when the power output of the engine is P. A second helicopter is an exactly copy of first one, but its linear dimensions are half of those of original. The power output needed to enable this second helicopter to hover is P/2 to the power x. Find 2x. Okay. क्वेश्चन नंबर 19 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो देखो ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अच्छा, हेलीकॉप्टर क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स देता है नीचे की ओर, नहीं हेलीकॉप्टर हवा नीचे फेंकेगा तो थ्रस्ट ऊपर को लगेगा, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर को उड़ेगा, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, रो ए इंटू वी स्क्वायर, जहां ए क्या है, इस प्लेट की क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रो ए इंटू वी स्क्वायर, और रो किसकी डेंसिटी है, एयर की, तो रो ए इंटू वी, वी इस प्लेट की स्पीड है, ब्लेड की नहीं, जो एयर जा रही है नीचे को उसकी स्पीड है, एयर की स्पीड है, रो ए वी स्क्वायर। ओके, अच्छा पावर क्या होगा, पावर जो होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा, फोर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो रो ऑफ ए कैपिटल ए वी स्क्वायर इंटू वी। अच्छा, किसी के दिमाग में यहाँ पे बात आ गया ना कि यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, बट सिंस पावर इज एफ इंटू वी, तो एफ इंटू वी कर दिया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, रो ए। अच्छा, ये क्या होगा, ये इस प्लेट का क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया और इस एरोप्लेन के एरिया में एक सर्टेन रिलेशन होगा। जब सेकेंड क्वेश्चन के लिए सबका डायमेंशन कम करोगे तो जिस रेशियो से ये डायमेंशन कम होगा उसी रेशियो से बाकी भी डायमेंशन कम होगा। इसका मतलब इसमें एक रिलेशन तो जरूर बना होगा ताकि उसी फैक्टर से कम किया जा सके। तो अगर इसके एरिया और इस पूरे ये जो क्या है हेलीकॉप्टर का डायमेंशन है उसमें एक रिलेशन होगा, दैट इज सी मान लो। तो इस ए को तुम लिख सकते हो, मतलब इसका जो एरिया होता है इसके टर्म में, अगर इस हेलीकॉप्टर का लेंथ डायमेंशन एल है
तो उस एल के साथ तुम ऐसे लिख सकते हो, एल का स्क्वायर और एक सर्टेन कांस्टेंट, तो बन जाएगा वी क्यू। दिस इज द पावर। लेकिन पावर, अच्छा एयर की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये लेंथ है, और वी क्यू एयर की स्पीड है। जब डायमेंशन कम करो तो एयर की स्पीड भी चेंज होगी, लेकिन जब हॉवर करना होगा, जब उड़ना होगा, तो जस्ट उस समय पे जो mg होगा हेलीकॉप्टर का, वो बैलेंस करेगा थ्रस्ट फोर्स को, तो रो ऑफ ए इंटू कैपिटल ए इंटू वी स्क्वायर। अच्छा मास, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ हेलीकॉप्टर, सॉलिड की डेंसिटी, इंटू सॉलिड का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम एल क्यू लिख सकते हैं डायमेंशन, और एक सर्टेन कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि उस फैक्टर को एडजस्ट कर लेगा जो क्यूब के साथ होता है। तो कांस्टेंट इंटू डेंसिटी इंटू एल क्यू, और जी ऐसे लिखिए, दिस इज ए एंड दिस इज एल स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर। यहां से वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, दिस वन इज, ये स्क्वायर से कट के एल बना देगा। बाकी अच्छा C1 रो एस जी और रो, ये सब कांस्टेंट है, तो C1 रो एस अपान रो ए, C1 रो एस अपान रो ए, ये है जी, बच गया एल, ये भी स्क्वायर है। तो कोई पूछे व्हाट इज भी, तो इसी का पावर 1/√2 बनेगा, 1/√2। उठा के यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे तो वैल्यू हो जाएगी सी रो ए, और ये बनेगा C1 रो एस जी अपान रो ए, ये एल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी के ऊपर रख लो तो क्यू बन जाएगा, ये 3/2 बनेगा, और ये एल का पावर 1/2 है, तो यहाँ पे लगेगा एल का पावर 3/2 बन जाएगा। अच्छा ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 7/2 बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पावर है, क्वेश्चन पढ़ता है, कह रहा है कि पावर आउटपुट नीडेड टू इनेबल द सेकेंड हेलीकॉप्टर इज P/2x, देन ये P है फर्स्ट वन एंड डायमेंशन इज हाफ, ठीक है। तो इनिशियल जो पावर लिखेंगे, इनिशियल पावर P को आप उसको लिख सकते हैं, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी चेंज हो नहीं रही है, एयर की डेंसिटी चेंज हो रही नहीं है, C1 C कांस्टेंट है, रो ए कांस्टेंट रहेगा ही, एयर की डेंसिटी है, जी कांस्टेंट रहेगा ही, तो पूरे कांस्टेंट को C मान लो, लिख दो एल का पावर 7/2। अब अगला जो पावर हो, लेट्स दिस इज P1, तो कांस्टेंट तो वही रहेगा, C0 मान लो, लेंथ आधा हो गया, L/2 का पावर 7/2 हो गया, तो इससे P1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, C0 L का पावर 7/2 एंड डिवाइड बाई 2 टू द पावर 7/2। अच्छा ये जो वैल्यू है, ये P ही तो है, तो दिस इज P/2 टू द पावर 7/2, और उन्होंने कहा है कि इसे कंपेयर कराइए P/2 टू द पावर x से, इससे x की वैल्यू क्या आएगी, 7/2। तो उन्होंने पूछा 2x की वैल्यू बताइए, व्हाट इज 2x, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, एरिया क्रॉस सेक्शन a, प्लेस इतना इतना, ये f है 2f है, तो पूछ क्या रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो अल्फा, तो ये कई वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इसमें आपको एक इंट्रोगेशन का हेल्प लेना होगा, बता देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन आएगा इसका प्लेट का 2f माइनस एफ अपान m, ml/a/y है, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे f है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2f माइनस एफ अपान मास, दिस इज f अपान m, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x पे जाएंगे, dx की स्ट्रिप लेंगे, और इस dx की स्ट्रिप पे एक्सेलरेशन आगे करा, आप यहाँ पे इसकी एनर्जी लिखेंगे du इज 1/2 यंग मॉडुलस y इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर। तो अब ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और ये dx है, तो a इंटू dx। अब स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ का फोर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ का फोर्स, तो सिर्फ इतने पार्ट की वीडियो बना लीजिए, इतने पार्ट का, लेट्स दिस फोर्स इज स्मॉल f, दिस इज कैपिटल F, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल f माइनस कैपिटल F बराबर इतने पार्ट का मास, x लेंथ का मास, यूनिटरी मेथड लगाएंगे,
टोटल मास m अपॉन l इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इज f अपॉन m। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई, दिस इज कैपिटल F कॉमन 1 प्लस एक्स अपॉन एल, ये आ गया। अब स्ट्रेस क्या होगा, इसी को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, डी की जो वैल्यू आएगी दिस इज 1/2 यंग मॉडुलस स्ट्रेस F अपॉन ए ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर, 1/2 यंग मॉडुलस स्ट्रेस का स्क्वायर, और ये ए डी एक्स किधर भेज दीजिए, ए डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से लेके एल तक पूरा कवर कर दीजिए, 0 से लेके एल तक सॉल्व करेंगे, आंसर जाएगा। गॉट इट? ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डीपीपी अटेम्प्ट करेंगे।